सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं साउंड का लेक्चर नंबर 4 जो कि लास्ट लेक्चर है इस पूरे कोर्स का। मतलब 9th क्लास की फिजिक्स का लास्ट लेक्चर, ठीक है। इसमें हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और इसके साथ हमारा पूरा सिलेबस भी फिजिक्स का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें थ्योरी से है। तो अगर मैं आपको वो थ्योरी पहले करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो मैं वो आपको बता दूंगा कि मैंने करवाई, थोड़ा उसका आइडिया दे दूंगा, पूरा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हेयर, ठीक है, जिससे हम सुनते हैं, वो इस फॉर्म की एनर्जी है। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है बताया था, जब चीज़ें वाइब्रेट करती है, ठीक है, कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ एयर, वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे ड्रम में मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रिंग किस में होती है, पियानो में, पियानो में नहीं, गिटार में या वायलिन में, ठीक है। और है वाइब्रेशन ऑफ प्लेट्स, मतलब दो चीज़ें टकराए, कोई प्लेट टकराए, ठीक है, कोई भी जो दो चीज़ें अगर वाइब्रेट करें तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दो चीज़ें मतलब चीज़ें वाइब्रेट करनी चाहिए, ठीक है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से होता है। तो हम बोल सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर प्रोड्यूस इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कैसे होता है तो हमें बताना है। तो मैंने आपको जो ये ट्यूनिंग फोक वाला एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ये एयर पार्टिकल है, ठीक है, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं लूँगा, एयर पार्टिकल्स हैं, और जब इसको हम ऐसे पकड़ के टन करके ऐसे करते हैं तो एक बार तो ये ऐसे खुल जाता है, तो फिर यहाँ वाले एयर पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, ठीक है। ये पूरी सरफेसेस है, एयर ये पास पास आ जाते हैं, ये पास में आ गए हैं, और ये सब तो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। और जब ये ऐसे बंद होता है, अब जब ये पास में आ गया तो मतलब ये थोड़ा ऐसे हुआ ना, तो इसने इसको धक्का दिया, इसने इस लेयर को, इसने इस लेयर को, ऐसे, तो ये लेयर को धक्का देते जाएंगे तो ये कंप्रेशन जो है ये आगे बढ़ता जाएगा, कंप्रेशन आगे बढ़ता जाएगा। अब थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, मतलब पहले नॉर्मल से थोड़ा अंदर की ओर मुंह खुल गया, मतलब अंदर की ओर मुंह बंद हो गया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर स्पेस ज़्यादा हो गई तो ये फिर पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, और दूर दूर रहेंगे, और उसके जस्ट बाद ये कंप्रेशन था, ठीक है, और इधर के नॉर्मल रहेंगे, तो ये रियर फ्रैक्शन आ गया, ये कंप्रेशन आ गया, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये ऐसे खुलेगा, फिर वो कंप्रेशन आएगा, फिर ये ऐसे बंद होगा, फिर रियर फ्रैक्शन आएगा, ऐसे कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन आता रहेगा, तो इस तरह साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये चीज़ें मतलब कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन आ रहा, पर ये मीडियम तो जहाँ था, ये पार्टिकल तो वही है ना, ये ऐसे बस वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये पार्टिकल उठ के यहाँ तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पूरे चैप्टर में बताया था कि पार्टिकल एक दूसरे से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, बस जो वेव होती है, पर देखिए वेव मूव कर रही है, जो कंप्रेशन था ये देखिए मूव करते आ रहा है, रिफ्रैक्शन ये भी मूव करेगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें है साइट एन एग्जाम्पल टू शो दैट साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें हम एक रिंग डाल देंगे, ठीक है, रिंग, और इसमें अभी एयर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये रिंग को हम बजाएंगे तो ये रिंग को बजाएंगे तो ये वाइब्रेट होगी, तो इसके जो आसपास जो एयर है उसको वाइब्रेट करेगी, एयर भी वाइब्रेट होगी, इससे टकराएगी, इस बॉक्स से टकराएगी। अब बॉक्स भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट होगा, क्योंकि सॉलिड में भी तो साउंड ट्रेवल होता है, बॉक्स भी वाइब्रेट होगा, बॉक्स वाइब्रेट होगा तो इसके बाहर वाली एयर वाइब्रेट होगी। आप मान लीजिए आपका कान है, ठीक है, ये आपका कान लगा है, तो फिर वाइब्रेट होगी तो आपको सुनाई दे जाएगा। अब मान लीजिए यहीं भी दूसरा बॉक्स ले लीजिए जिसमें यहाँ पर रिंग है, पर यहाँ पे हमने एक होल कर दिया जिससे हम एयर बाहर निकालते जा रहे हैं, ठीक है। एयर बाहर निकालते हैं तो धीरे धीरे साउंड कम, वाइब्रेशन कम होगा, क्योंकि अंदर एयर ही नहीं बची, वाइब्रेट क्या करेगी, लास्ट में वैक्यूम हो जाएगा, ये पूरा वैक्यूम, जब पूरी एयर निकाल लेंगे, ठीक है, वैक्यूम हो जाएगा, तब जब इसको रिंग करेंगे तो आपको कुछ भी सुनाई देगा, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए एयर ही कहाँ अंदर बची है, कुछ वाइब्रेट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर ना इसको वो ट्रांसफ़र करेगा वाइब्रेशन इस बॉक्स को, फिर ना बाहर आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इससे में प्रूव होता है कि साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन नंबर 4, साउंड वेव जो होती है वो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करती है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, ठीक है।
उसी के पैरेलल वाइब्रेट करती है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में मान लीजिए वेव ऐसे चल रही है पर चीज़ें वाइब्रेट परपेंडिकुलरली करती हैं, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट होते हैं। तो जहाँ पे उसी के पैरेलल वाइब्रेट होते हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ट्यूडनल वेव, और ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशंस मैंने आपको लिखवा दी है, आप चाहें तो मैं रीड आउट कर दूँ एक बार। द साउंड वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज इन अ साउंड वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, ठीक है। वेव जिसमें मूव हो रही है उसी में बैक एंड फोर्थ ऐसे से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल सिटिंग विथ अदर इन अ डार्क रूम, मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आपका एक दोस्त है वो किसी कमरे में बैठा, आप उसको पहचान लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए दो लोग बैठे हैं तो उनकी लाउडनेस बराबर, तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने साउंड की, क्या थी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी को हम टिम्बर भी कहते हैं, टिम्बर, ये मैं वहाँ बताना भूल गया था, टिम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों की अगर मान लीजिए 3-4 इंसान बैठे हैं तो उन सबकी लाउडनेस बराबर हो सकती है, क्योंकि जितना तेज वो चिल्लाएगा उतना जितनी तेज वो बोलेगा उतनी तेज वो भी बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि किसी दो लोगों की पिच भी बराबर हो जाए, ठीक है, पिच भी बराबर हो जाए पर क्वालिटी बराबर नहीं होगी, ठीक है। मतलब तीनों ये क्वालिटी से हम पहचाएंगे, क्वालिटी बराबर नहीं, क्वालिटी क्या होता है, जो वेव फॉर्म होती है, मतलब कि ये जो ग्राफ होता है शेप ऑफ वेव, ठीक है, शेप ऑफ वेव पर डिपेंड करती है। थ्योरी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका आंसर क्वालिटी होगा। तो क्वेश्चन 6 हमसे बोल रहा है कि फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट द थंडर इज हियर्ड अ फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्लैश इज सीन, वाई, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जब बिजली चमकती है तो जो वो चमकती है वो हमें पहले दिखाई दे जाता है और उसकी आवाज़ थोड़ी देर बाद आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड 332, ठीक है, इसी के आसपास होती है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ना स्पीड में कितना अंतर है, ठीक है, बहुत कम स्पीड है, इसीलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती, तो ये होते एक साथ ही हैं दोनों, अक्कर मतलब जहाँ थंडर हो रहा है वहाँ एक ही साथ होंगे, ठीक है। पर वहाँ से यहाँ आते आते अर्थ में आते आते अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, ये बहुत जल्दी आ जाता है, वो थोड़ा धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लेट, मतलब हमें लाइट पहले दिखती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहा है। अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, पता है आप सबको। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रिक्वेंसी, मतलब कि इनके करस्पॉन्डिंग में वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मतलब उतनी काम की नहीं है, जो चाइल्ड होते हैं 5 साल से कम के उनकी रेंज पता है यहाँ 25K होती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं कान की थोड़ी एबिलिटी कम होती जाती है, तो फिर हमारी रेंज अब 20 किलो हर्ट्ज हो जाती है। पर जो चाइल्ड होते हैं 5 साल से छोटे उसकी 25 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है। 5000 किलो हर्ट्ज हमसे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी वो सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये इसका सॉल्यूशन है। तो पहले ये देखिए इसको मैं F1 मान लेता हूँ, कितनी 20 हर्ट्ज, F2 कितनी है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट हमें ये दी है, फॉर्मूला क्या था, V = λf था, ठीक है। तो लैम्डा में निकालना, लैम्डा = क्या हो जाएगा V/f। तो अब देखिए λ1 क्या होगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आएगा क्या होगा 332/λ20 कितना होगा 17.2 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक। 332 नहीं 344, ठीक है। अब λ2 है 344/20,000, बस इसमें 1000 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.0 344 है 1 2 3 4 0.0172, ठीक है, मीटर पर सेकेंड नहीं मीटर होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये तो यहाँ पे थोड़ी लाइट चमक जाती है।
तो क्या है, 2 चिल्ड्रेन आर एट अपोजिट एंड ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड, वन स्ट्राइक द एंड ऑफ द रॉड विथ अ स्टोन, फाइंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। मतलब कि देखिए एक एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक, यहाँ पे रामलाल खड़ा है, यहाँ पे श्यामलाल खड़ा है, ठीक है। इसकी लेंथ हमें दी नहीं गई तो इसकी लेंथ x मान लेते हैं, x लेंथ है, x मानो, l मानो, कुछ भी मानो, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, एक स्टोन इसमें हिट किया, यहाँ पे स्टोन हिट किया, तो जब स्टोन हिट किया तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी क्योंकि वाइब्रेशन हुआ। तो फिर एक आवाज़ इसके थ्रू जाएगी सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में भी तो साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। इसका हिट किया है, एक आवाज़ इसके थ्रू जाएगी और एक आवाज़ हवा में जाएगी, ठीक है। तो उसने पूछा है दोनों आवाज़ की टाइम पूछा है। अब टाइम अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ना दोनों पे स्पीड अलग अलग होती है, देखिए दोनों की स्पीड अलग अलग दी है हमें, स्पीड अलग अलग तो टाइम भी अलग अलग होगा, तो उसके दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है। टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर इज टू, ये मतलब कि टाइम इन एयर अपॉन टाइम इन एयर एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमसे पूछा गया। आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, वेलोसिटी को स्पीड अपॉन टाइम, टाइम हमें निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा एस बाई वी, ये होगा, ठीक है, एस बाई वी हो जाएगा। अब देखिए तो टी इन एयर क्या होगा, एयर के लिए टाइम क्या होगा, एयर के लिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस क्या है x और वेलोसिटी कितनी है 346, ठीक है। टी इन एल्यूमिनियम कितना होगा, डिस्टेंस है x, वेलोसिटी कितनी है 6420, ठीक है। तो बस डिवाइड कर दो, आसान सा क्वेश्चन था, टी इन एयर अपॉन टी इन एल्यूमिनियम, x तो कट ही जाएगा, देखिए x अपॉन 346 अपॉन बड़ा वाला अपॉन x अपॉन 6420, ठीक है। तो जिनको पता नहीं ये क्या होता है, ये ऐसे ऊपर जाके उलट जाता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जाएगा x अपॉन 346 इंटू उलट जाएगा, ये हो जाएगा 6420 अपॉन x कटा, इसको इससे काटो, तो आंसर जो आएगा वो मैं देख के लिख देता हूँ। तो आंसर आएगा 18.55 अपॉन 1, ठीक है। तो रेशियो क्या लिखेंगे, रेशियो पूछाएंगे तो रेशियो लिखेंगे 18.55:1, ठीक है, ये रेशियो होगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें पूछा गया द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, ठीक है। एक सोर्स ऑफ साउंड है, उसकी फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, ठीक है। और इसमें पूछा गया हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, तो ठीक है। तो पहले देखिए फ्रीक्वेंसी में बताती क्या, फ्रीक्वेंसी में बताती है नंबर ऑफ साइकिल इट कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। साइकिल मतलब वाइब्रेशन ही वाइब तरह का, तो मतलब कि ये 1 सेकेंड में 100 बार धड़कता है, ठीक है, 100 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, वाइब्रेशन ना, वाइब्रेशन, ठीक है। तो फिर हमें 1 मिनट में निकालना है, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशन करता है, उसे 60 सेकंड में कितने वाइब्रेशन करेगा, 60 × 100, ठीक है, कितने हुए 60,000 वाइब्रेशन, ठीक है, ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो थ्योरी बेस्ड है। इसमें पूछा है डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज द लाइट एक्सप्लेन, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि साउंड भी जो लाइट के 2 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। पहला क्या, देखिए पहला है कि इंसिडेंट साउंड वेव है ये, और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है ये, और ये नॉर्मल है ये, तीनों एक ही प्लेन में, देखिए एक ही प्लेन में ना, ये बोर्ड एक प्लेन ही तो है, तो देखिए तीनों एक ही प्लेन में ड्रॉ हो गए, ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल आई इक्वस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल आई इक्वस टू एंगल आर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। और 11 है व्हेन द साउंड इज reflected from a distant object and echo is produced, let the distance between the reflecting surface and the source of sound produced remain the same, do you hear echo sound on the hotter day। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि मान लीजिए कि जब एक साउंड हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक दीवार थी, साउंड हुआ, ऐसे करके ऐसे वापस आया, आपने इको सुन ली उसकी, आपने उसकी एको सुन ली, तो एको सुन ली मतलब ये 17.2 डिस्टेंस होगी, 17.2 मिनिमम होगी, ठीक है।
17.2 मिनिमम होगी, उससे कम तो हो नहीं सकती, ठीक है, इतनी मीटर डिस्टेंस होगी। आप उसने पूछा कि जब एक हॉटर डे है तब भी क्या आप वो साउंड सुन लेते हैं, ठीक है, तो आप 17.2 हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, तो मिनिमम वाला केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो फिर जब हॉटर डे होता है तो मैंने क्या बताया था, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करती है, ठीक है, ये मैंने बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करती है। तो देखिए v इक्वल टू क्या होता है, s/t होता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, v इंटू टी होगी, v इंटू टी हो जाएगी, ये मैंने आपको थ्योरी में करवाया है क्वेश्चन, ठीक है, v इंटू टी हो जाएगी। तो देखिए वेलोसिटी हॉटर टाइम में क्या होगा, हॉटर डेज में मतलब जब गर्मी पड़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्यों बढ़ जाएगी, मैंने अभी बताया टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम, ये भी तो ये पूरा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा ना, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, एस इक्वल टू वी इंटू टी है। अब v बढ़ रहा है तो ये पूरा एस भी तो बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो एस बढ़ जाएगा, एस बढ़ जाएगा मतलब कि उस समय एस कुछ और हो जाएगा, मान लीजिए एस 17.2 है, मान लीजिए उस समय 18.2 हो जाएगा, मतलब कि जब 18 पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे तब साउंड सुनाई देगा, अभी 17.2 सुनाई दे रहा है, तो अगर आप डिस्टेंस इतनी फिक्स रखेंगे तो क्या उस समय आपको साउंड सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, तो इसका आंसर है नो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जांपल मेगाफोन आप दे सकते हैं, मेगाफोन मैंने ऐसे करके बनाया था, ठीक है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है ऐसे करके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं होता, मैंने बताया था ऐसे साउंड रिफ्लेक्ट करता है, सब ऐसे रिफ्लेक्ट करके आते हैं, फिर ऐसे स्ट्रेट जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, ठीक है। शायद मैंने कौन सा लेक्चर बताया, लेक्चर सेकेंड में इसको बताया, ठीक है, आज सुबह ही बनाया था तो उसी लेक्चर सेकेंड में इसको बताया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल वो हॉल वाला ले सकते हैं, या फिर आप स्टेथोस्कोप ले सकते हैं, ठीक है, स्टेथोस्कोप, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ना, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल हो गया। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 ही मैंने पहले लिख दिया था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया, ठीक है, अच्छे देखिएगा। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर टॉप ऑफ द टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। व्हेन इज द स्प्लैश हेयर्ड एट द टॉप, मतलब क्या, देखिए एक टावर है 500 मीटर का, यहाँ पे नीचे एक पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पानी भरा है, पॉन्ड भरा मतलब पानी भरा, तो यहाँ से एक स्टोन जब ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दिया, स्टोन ड्रॉप कर दिया गया, तो यहाँ आके छपाक से ऐसे, छपाक से मतलब ऐसी आवाज़ सुनेगी, छपाक से आवाज़ करेगा, तो स्प्लैश मतलब वही है, ठीक है। तो इसमें मतलब इसको ये स्टोन ड्रॉप करने की कितनी देर बाद वो आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो इसमें 2 इवेंट हो रहा है, पहला इवेंट ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, वो टाइम निकालो, उसको T1 बोल दो। दूसरा टाइम कब होगा, जब वो आवाज़ यहाँ से यहाँ जाएगी तभी तो सुनाई देगी, पहला पत्थर ऊपर से नीचे गिरने में टाइम 1, आवाज़ ऊपर आने में टाइम 2, ठीक है। तो फिर बस मोशन का क्वेश्चन अभी तो हो गया। अब देखिए यहाँ से पत्थर गिराने में हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, एच निकालना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, क्या थी, हाइट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो जी नीचे की तरफ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया है जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हाइट इक्वल्स टू यू कितना है, यू 0 है, ठीक है, और हाफ, अब जी देखिए नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं क्योंकि इसमें सब नीचे ही हो रहा है, नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो हाइट भी पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर से नीचे हाइट मेज़र की जा रही है ना, ठीक है। तो एच इक्वल टू हाफ जी कितना हो जाएगा 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हाइट कितनी 500 है ना, 500, आप देखिए ये 5 हो जाएगा और 5 से 1 हटा तो 100 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टी कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, और ये T1 है, T1 मतलब ऊपर से नीचे आने का टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। T2 देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए अब जब साउंड ऊपर जाएगा तो साउंड ऊपर जाएगा कितना, V इक्वल्स टू एस इंटू टी, तो T इक्वल्स टू क्या होगा, T इक्वल्स टू एस अपॉन वी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको इधर भी दे इसको इधर भी दे, T2 क्यों, क्योंकि ये वाला सेकेंड इवेंट का टाइम है, ठीक है। अब ये होगा कितना, एस कितना है, देखिए क्वेश्चन दिया है 340, वेलोसिटी कितनी है, सॉरी ये है 500, वेलोसिटी है 340, ठीक है। तो देखिए इससे ये कटा 25/17, सॉल्व करेंगे 1.47 आएगा, ठीक है, सेकेंड। हाँ, तो दोनों टाइम जोड़ दीजिए, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम T1 प्लस T2, ठीक, कितना हो जाएगा
10 प्लस 1.47 इक्वल्स टू 11.47 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल रहा है अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी, इज इट ऑडिबल और नॉट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लेमडा या फिर लेमडा एफ लिख लो, लेमडा एफ होता है, बस एफ निकालना है, v अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एफ। ठीक है, अब वेलोसिटी तो है 339 मीटर पर सेकेंड, पर लेमडा में सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, इसको यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा 339 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू एफ। तो एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 339 इंटू 10⁻³ ऊपर आ जाएगा अपॉन 1.5, जब सॉल्व करेंगे 226 आई थिंक 22600 हर्ट्स। ठीक है, आ जाएगा। अब ये 2K से बड़ी है, सीधे जाहिर बात है ये 2K से बड़ा है ना, 20,000 है 22,000 है, तो ये अल्ट्रासोनिक उसमें वेव में आ गई, तो ये ऑडिबल नहीं है, नो इट इज़ नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज रिवर्बरेशन एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये तो मैंने आपको बताया था, रिवर्बरेशन क्या होता है कि जब बहुत सारे मतलब एक म्यूज़िक बज रहा होता है तो उसकी एको थोड़ी देर तक रहती है, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है म्यूज़िक में। ठीक है, उसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो रिड्यूस करने के लिए क्या बताया था, मतलब हैवी वो क्या बोलते हैं उसको, हैवी कर्टेंस डालो या कारपेट बिछाओ, कुशन की सीट लगाओ मतलब बैठने की, ताकि उसमें सब में एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर ब्लैक कलर के स्पीकर्स में मतलब ज़्यादातर ब्लैक कलर कर दो तो ज़्यादातर चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो एको नहीं होगा, वही रिवर्बरेशन था, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड एंड व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। लाउडनेस भी बताया था कि कितनी तेज किसी की आवाज़ है उसको लाउडनेस कहते हैं, और ये किस पे डिपेंड होता है, एकमात्र फैक्टर पे जो कि है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप इसको मतलब थ्योरी में देख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ बैट यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच देयर प्रे। तो ये भी मैंने बताया था, मान लीजिए ये बैट है, ठीक है, ये उड़ रहा, प्रे मतलब कि झुंड, मतलब मक्खियों का झुंड आ रहा, ठीक है, ऐसे झुंड आ रहा, तो ये क्या करता है, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये ऐसे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, तो इससे टकरा के ये वापस आ जाती है, रिसीव भी कर लेता है, तो इसको पता चल जाता है हाँ उतनी दूर कुछ है। ठीक है, तो इसे पता चल जाता है वहाँ कुछ है, तो फिर वो कैलकुलेट कर लेता है अपना कि इतने समय बाद या फिर इतनी डिस्टेंस बाद वो चीज़ें वो मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह वो बस अपने प्रे को लोकेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। ठीक है, तो फिर अल्ट्रासाउंड को हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो जहाँ हार्ड टू रीच, मतलब जैसे मशीन्स हैं, एक ये मशीन है, ठीक है, बाहर से तो ऐसी दिख रही है, अंदर तो पता नहीं कितने पार्ट हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या बना, तो वहाँ हर जगह हमारा हाथ नहीं जाता, तो क्या करते हैं क्लीनिंग सॉल्यूशन में मशीन को डाल देते हैं, ठीक है, या फिर उसके पार्ट्स को डाल देते हैं, और फिर उससे अल्ट्रासाउंड वेव पास करते हैं। तो उससे होता ये है कि अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी बार मूव करता है, तो बहुत तेज वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देता है उस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देता है, तो फिर वो घूमने लगता है, तो फिर घूमने लगता है तो बस उससे फ्रिक्शन के मतलब अंतर्गत आके या फिर टकरा के सॉल्यूशन से जो कचरा होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्लीन हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन में वो घूमने लगता है तो अपने आप जो डस्ट पार्टिकल होता है हट जाता है, तो इसमें भी इसी तरह डस्ट पार्टिकल हट जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 19 में बोला गया एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 में तो मैंने ये आपको पहले बता दिए थे, चलिए एक बार और बता देता हूँ। ये जैसे कि शिप होता है, यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है, यहाँ पे रिसीवर लगा होता है, ये कोई समुद्र होता है, तो यहाँ पे ऐसे भेजता है फिर ऐसे लेता है। ठीक है, तो यही इसकी वर्किंग हो गई है। तो टाइम कैलकुलेट कर लेता है, तो स्पीड तो उसको बता दी, तो यहाँ से आता है डिस्टेंस निकाल लेता है। एप्लीकेशन क्या है, डिस्टेंस निकालता है, या फिर कोई मतलब कि फ़िश का झुंड है तो वो पता लगाता है कि हाँ फ़िश का झुंड इतने नीचे पर है, या फिर कोई सबमरीन है, या फिर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है
तो ये पता लगा लेता है, ठीक है। पता कैसे पता लगाता है, यहाँ डिस्टेंस इतनी थी, यहाँ इतनी आ रही, तो इतनी डिस्टेंस कहाँ गई, तो कुछ बहुत बड़ा सा वहाँ पे पड़ा है ना, तभी तो इतनी डिस्टेंस कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही पता लगाता है, यही काम होता है सोनार का। तो फिर ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पहले से मैंने लिख के रखा था, ठीक है। द सोनार डिवाइस ऑन द सबमरीन सेंड आउट द सिग्नल एंड रिसीव एन एको इन 5 सेकेंड लेटर, ठीक है। मतलब कि एक सोनार डिवाइस लगा था सबमरीन में और उसने एक सिग्नल भेजा और वो 5 सेकेंड बाद वापस आया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज इतना, ठीक है। बहुत आसान है, मतलब कि देखिए सबमरीन का एग्जांपल है, यहाँ पे मान लीजिए सबमरीन था, ये बीच वाला सब मिटा दीजिए, ठीक है। ये सबमरीन था और इसने सिग्नल भेजा और सिग्नल वापस आया 5 सेकेंड में, ठीक है। 5 सेकेंड में सिग्नल वापस आ गया, ठीक है। और इसने बोला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 3625 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 3625 मीटर। तो अब वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी कुछ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए ये जो 5 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड में ये नीचे गया और वापस आया, ठीक है। तो फिर अगर आप टाइम 5 सेकेंड ले रहे हैं तो डिस्टेंस 2 इंटू ये लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने इसकी दूसरी डिस्टेंस ट्रेवल की ना, नीचे गया ऊपर आया। या फिर अगर डिस्टेंस आप इतनी ले रहे हैं 3625, तो फिर टाइम आपको 5/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नीचे जाने का टाइम कितना था ये देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो हम 2.5 ही सेकेंड ले देते हैं, डिस्टेंस है 3625 अपॉन 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर मैं देख के बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 ने पूछा है, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट इन मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेक्चर में देख लीजिएगा, फिर से बताने का मतलब नहीं होता, फिर बता देता हूँ। ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे, मान लीजिए क्रैक पहले नहीं है, तो फिर जब उस पर अल्ट्रासाउंड आ जाता है तो ऐसे पास हो जाता है पूरा, ठीक है। मतलब यहाँ से जितना जा जाता है, यहाँ डिटेक्टर लगा दिए जाते हैं, डिटेक्टर, तो वो रिसीव कर लेते हैं। पर मान लीजिए यहाँ पे क्रैक है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्रैक है बीच में, तो फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस हो जाता है, मतलब इधर आता है फिर वापस चला जाता है, तो ये यहाँ डिटेक्ट नहीं होता, तो पता चल जाता है इतने हिस्से में क्रैक है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कोर्स एंड दिस चैप्टर ऑल्सो, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ईयर वर्क, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से बताया था कि ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है। मतलब उसमें मेन यही था कि पहले आउटर एयर में वाइब्रेशन जाता है, फिर मिडिल एयर में जाता है, फिर इनर एयर में जाता है, ठीक है। फिर ऑडिटरी नर्व से ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन उसको फिगर आउट करके वो समझ लेता है, वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जाता है, फिर ब्रेन समझ लेता है कि वो सिग्नल क्या बोलना चाहता है, ठीक है। जो वाइब्रेशन से समझ लेता है कि ये सामने वाला बोल क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उसके लास्ट में, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया, ठीक है। तो फिर अपना कोर्स ख़त्म होता है यहीं पे, क्लास 9th का, और आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। पूरा कोर्स ख़त्म हो गया, और आखिरी तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। इस कोर्स में फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। तो फिर ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है, ठीक है।